नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के उस आखिरी दौर की, वो दौर जो सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरा था। ये कहानी है जिद की, कुर्बानियों की और आखिरकार एक नए देश के जन्म की। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक ऐसे ब्रिटिश कमीशन को जिसने पूरे देश को नाराज कर दिया। फिर बात होगी नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों की। और आखिर में हम इस पर भी गौर करेंगे कि आज़ादी मिली तो ज़रूर, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1927 से। ब्रिटिश सरकार ने कमीशन बनाया जिसका काम था भारत के भविष्य का फैसला करना। लेकिन उनके इसी एक फैसले ने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। ये जीरो, ये क्या है? ये है साइमन कमीशन में शामिल भारतीयों की संख्या। जी हाँ, 0। सोचिए, एक कमीशन जो भारत का भविष्य तय करने आया था और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और इसका जवाब भी तुरंत मिला और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। हड़तालें हुईं, जुलूस निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी पूरी क्रूरता से इसे कुचलने की कोशिश की। और इसी दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोटों की वजह से हमारे एक बड़े नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। तो इसके जवाब में भारतीय नेताओं ने कहा, ठीक है, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के रूप में अपना एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें मांग की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही अपना शासन चलाने का अधिकार, और साथ ही नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी मानने से साफ इनकार कर दिया और बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब महात्मा गांधी एक नया और बहुत ही शक्तिशाली तरीका लेकर सामने आए, सविनय अवज्ञा। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने घर में इस्तेमाल होने वाली एक मामूली सी चीज को क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था, हम आपके गलत कानूनों को नहीं मानेंगे, लेकिन शांति से, बिना कोई हिंसा किए। ये बिना हथियार उठाए सरकार की सत्ता को सीधी चुनौती देने का एक तरीका था। और इसके लिए गांधी जी का प्लान बहुत ही सरल था, लेकिन उतना ही जबरदस्त भी। दांडी मार्च। वो अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 24 दिनों तक पैदल चले, करीब 370 किलोमीटर, समुद्र के किनारे दांडी तक। और वहां पहुंचकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया। ये सीधे सीधे अंग्रेजों के नमक कानून और उसके टैक्स पर हमला था। सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने मानो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका ये एक कदम पूरे देश के लिए एक इशारा था, और देखते ही देखते पूरे भारत में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ गई। लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दशक बीत चुका है और अब दुनिया पर दूसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। भारत को भी बिना पूछे इस जंग में धकेल दिया गया, और इसी बात ने जन्म दिया आज़ादी के लिए सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई को। बात है 1942 की। अंग्रेजों को जंग में भारत की मदद चाहिए थी, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। वादा किया कि जंग के बाद स्वशासन दे देंगे। लेकिन ये वादा कह सकते हैं बहुत कम था और बहुत देर से आया था। भारतीय नेताओं को अब ये साफ हो गया था कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और बस इसी के जवाब में गांधी जी ने अगस्त 1942 में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने इसे अंतिम लड़ाई कहा और पूरे देश को एक सीधा और शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। यह आंदोलन ऐसा का जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरे देश में कारखाने, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए। देश जैसे थम सा गया था। अंग्रेजों ने इसे भी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, भारत में ब्रिटिश राज के दिन अब गिने चुने रह गए थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी था। हर कोई गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहा था। एक और बहुत बड़े नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलेगी, हथियार उठाकर। उनका रास्ता गांधी जी के रास्ते से बिल्कुल अलग था। नेताजी, जैसा कि सब उन्हें प्यार से बुलाते थे, ने देश से बलिदान मांगा। उनका नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी का सफ़र वो किसी महागाथा से कम नहीं था।
वो भारत में नजरबंदी से निकल भागे, दुश्मन के दुश्मन यानी जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया और फिर बनाई आज़ाद हिंद फौज। इस सेना ने साउथ ईस्ट एशिया में अंग्रेजों से जबरदस्त लोहा लिया। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक तरफ देश के अंदर चल रहे आंदोलन और दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज के हमले, इन दोनों के दबाव में आकर आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। लेकिन जो आज़ादी मिली उसकी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को तोड़कर रख दिया था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। सत्ता सौंपने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया और फिर हालात इतनी तेजी से बदले कि देश बंटवारे की तरफ बढ़ गया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। एक अलग मुस्लिम देश की मांग जोर पकड़ चुकी थी। ऐसे में एक बड़े गृह युद्ध से बचने के लिए बंटवारे को एक कड़वे सच की तरह स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और देश धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। लाखों लोग बेघर हो गए, अपनी जमीन छोड़कर नई सरहदों के पार जाने को मजबूर हुए। नई नई बनी सरकारों के सामने सेना, संपत्ति और यहाँ तक कि हर चीज को बांटने की एक नामुमकिन सी चुनौती खड़ी थी। तो आखिरकार भारत आज़ाद तो हो गया, पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी देश को बनाने की असली कीमत क्या होती है? दशकों की लंबी लड़ाई ने गुलामी से तो आज़ादी दिला दी, लेकिन बंटवारे का जो जख्म मिला वो आज भी इस पूरे इलाके के इतिहास और भविष्य पर अपना असर डालता है।